बताना चाहूँगी कि मैं उदास नहीं रहती हूँ। एक्चुअली मेरी शक्ल ही ऐसी है कि मैं क्या करूँ, मतलब मैं कोई फ़ोटो खिंचवाऊँगी, अपने आप में स्माइल करूँगी, लेकिन जब वो देखूँगी तो उसमें स्माइल होती ही नहीं है। लेखक जो होता है ना, वो बना नहीं चाहता, वो ऑलरेडी लेखक होता है, बस उस लेखक को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। रोन गए दियो ए फॉर्मेलिटी वाले चक्कर, जी। रोन गए दियो ए फॉर्मेलिटी वाले चक्कर, मैं कुसा करना ओंदियां नहीं ते कुसे दियां मैं चलोंदियां नहीं। इस तरह की गज़लें ये लिखती हैं, ऐसे गज़लों को तो मैं तड़का लगा के खा जाती हूँ। क्या लेखिका है ये तो। अगला सवाल जो है ये पूछा है, अनु जी कभी कभी आप लिखने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हो? कभी लिखने में रात को 2-3 भी बज जाते हैं, जिसकी वजह से सुबह मेरी नींद नहीं खुलती। जी। आपके जो पतिदेव हैं उनको गुस्सा आता है तो वो गाने के ज़रिए अपना गुस्सा जो है वो व्यक्त करते हैं, और बदले में आप जो है वो उनका गज़लों तो रूठ गए मेरे से, अब मैं सोचूंगी मनाऊं कैसे इनको। जी जी जी। तो फिर मैंने एक गाना लगा दिया कि अच्छा जी ने हारी चलो मान जाऊंगा। तो सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें शत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें शत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। अब मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तुम शब्दों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, तुम शब्दों से खेल के अब आबाद किसे करते हो यार, वो जो इश्क विश्क था मेरे बाद किसे करते हो यार। और एक सवाल हर दिन हर पल मेरे दिल पे दस्तक देता है, और एक सवाल हर दिन हर पल मेरे दिल पे दस्तक देता है, तुम हरिजीत को सुनते हो तो याद किसे करते हो यार, याद किसे करते हो यार। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो आपके अपने चैनल के साथ। आज आप सब दर्शक सोच रहे होंगे कि मैं शायरी कैसे बोलने लग गया, मैं लेखक कैसे बन गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो असर है ये संगत की रंगत का असर है। जी हाँ, आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक लेखिका हैं जिनका नाम है अन्नू अत्री याद जी। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, शायरी लिखी हैं और गज़लें भी ये लिखते हैं, और बहुत सारी अचीवमेंट जो है वो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल की है। तो वेलकम करते हैं अन्नू अत्री जी का। अनु अत्री जी, स्वागत है आपका। आपने अपने कीमती समय से हमें जो है वो वक्त दिया, हम दिल की गहराइयों से आपका जो है धन्यवाद करते हैं। तो प्लीज़ आप जो है वो विराजमान हो जाइए। लिए थैंक यू सो मच। और एक शेर मैं सुनाऊंगी आपको कि हवाएं तो चली थी आशियां मेरा उड़ाने को, हवाएं तो चली थी आशियां मेरा उड़ाने को, हुआ था यूं करम उसका, नहीं तिनका हिला कोई, नहीं तिनका हिला कोई। बहुत ही खूबसूरत सी कविता जो है वो अनु अत्री जी ने हमें जो है वो सुनाई है। दर्शकों, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे लिए जो लेखक हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से वो आपकी फीलिंग जो है शब्दों में उतार देते हैं कागज़ के ऊपर। तो अनु अत्री जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या आप बचपन से ही इतनी गहरी सोच वाले थे, या किस तरह से आपका बचपन जो है वो गुजरा है? बचपन की बात करें तो बचपन तो सबका, मुझे लगता है कि बचपन में सोच ही नहीं होती है दिमाग में। और गहराई की बात की जाए तो शायद बचपन से थी बातों में गहराई। जी। तो अनु अत्री जी, किस स्कूल से जो है वो आपकी स्कूलिंग वगैरह हुई? जी, मैं एक थोड़ा अपने बहुत बारे ही में। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जी जी जी। तो मेरी बचपन की जो पढ़ाई, बचपन से लेके मेरी पूरी पढ़ाई जो एक गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी। जी जी जी। तो मेरा जो पहला स्कूल था वो था गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जखैनी में। जी जी जी। तो वहाँ पे मेरी 8th तक वहाँ पे मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी, जी जी उसके जी। बाद डिग्री कॉलेज। जी जी जी। अगर अनु अत्री जी, अगर बात करें लिखने की, तो किस उम्र में आपको आके ऐसा लगा कि नहीं, अब मैं लिख सकती हूँ या मुझे लेखिका बनना चाहिए, कुछ ऐसा आया हो जी, ख्याल? ये सवाल मुझे काफ़ी टाइम बड़े सारे इंटरव्यू में पूछी जाती है। लिखने का जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं लिख सकती हूँ, जी जी लेकिन जी। पढ़ने का शौक़ जो मुझे बचपन से ही था। जी मैं 8th में थी, मुझे याद है कि एक
सैटरडे संडे एक छोटा न्यूज़पेपर निकलता था एम्प्लॉयमेंट का। जी जी तो उसका एक पेज होता था, वहाँ पे स्टोरीज होती थी, कविताएं वगैरह होती थी। जी तो मैं वो कविताएं पढ़ने के लिए उस पेज न्यूज़पेपर को ज़रूर खरीदती थी। जी जी और पढ़ने का शौक़ था मुझे, लेकिन लिखने का कभी मैंने सोचा ही नहीं। और लिखने का जो मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया ये सोशल मीडिया पे, जब मैंने देखा कि यहाँ पे लोग लिखते हैं, पोस्टें डालते हैं अपनी कविताएं वगैरह, तो यहाँ से फिर मुझे भी एक शौक़ पैदा हुआ कि नहीं, मैं भी ट्राई करती हूँ लिखने की। तो यहीं से मैंने कोई ज़्यादा नहीं, कुछ 7-8 साल पहले जब मैंने फ़ेसबुक अपने फ़ोन में इंस्टॉल की थी, उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया था। कहने का अर्थ है कि जब आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट कर ली उसके हाँ बाद ये चीज़ आई। जी। कोई ऐसा इंसिडेंट्स, क्योंकि आपकी हमने कविताएं सुनी हैं, गज़लें सुनी हैं, बड़ी गहराई वाली सोच उसमें रहती है, कि कोई ऐसा इंसिडेंट्स जो आपके दिल को छू गया हो और उसके बाद लगा नहीं मुझे भी अब कुछ शब्दों में उतारना चाहिए इसको, या कुछ ऐसा। जी, मैं पहले अपनी डायरी पे लिखती थी, सिर्फ़ अपनी डायरी पे लिखती थी, किसी को बताती नहीं थी। क्योंकि हमारा जो समाज है, जहाँ तक एक शादी के बाद ख़ासकर जी जी मैंने जी जो लिखना शुरू किया वो शादी के बाद किया। जी और मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद अगर कोई लेडी लिखती है तो उसका लिखना जो डायरेक्ट उसकी पर्सनल लाइफ से जोड़ दिया जाता है, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो या नहीं हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं तो हमें कोई ऐसी घटना दिख जाती है तो हम उसको अपने लफ्ज़ों में उतार लेते हैं, जी लेकिन बिल्कुल। काफ़ी टाइम लोग बोलते हैं कि ये आपकी पर्सनल लाइफ है, आप इतने दुखी क्यों हो। तो उस वजह से बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपनी जो लिखी हुई रचनाएं होती हैं वो सामने नहीं लाती। तो मैं भी अपनी डायरी में ही लिख के रख देती थी, लेकिन कभी किसी को बताती नहीं थी कि मुझे भी लिखने का शौक़ है। फिर ऐसा हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, जी वो लिखती थी, काफ़ी अच्छा लिखती थी। तो उसने मुझे ऐसे थोड़ा फोर्स भी किया कि ठीक है, अगर लिखती है तो उसको अपने से एक टैलेंट ही होता है लिखना भी, अगर देखा जाए तो। उसने मुझे कहा कि लिखना चाहिए तुम्हें सबके सामने। अनु जी, अगर बात की जाए परिवार की, तो परिवार का संयोग किस तरह से आपका है। जी, अभी तो परिवार का जो सपोर्ट सहयोग जो होता है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी जी क्योंकि जी जब तक हमारे परिवार वाले हमें अलो नहीं करेंगे, हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। लिखना, पढ़ना कुछ भी मुझे लगता है नहीं कर सकते। तो जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो बंदिशें मुझ पे भी काफ़ी थी, शायद घर से गालियाँ भी पड़ती हों कि ये क्या शुरू किया है, ये क्या काम है, आपको शोभा नहीं देता, ऐसे नहीं होता। लेकिन धीरे 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 जब मैंने लिखना बंद नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ, तो मुझे इसे बंद नहीं करना जी चाहिए। बिल्कुल। प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत की थी वो रंग लाई है। और मेरे परिवार वाले, खासकर मेरे जो हस्बैंड हैं, तो वो हर कदम में मेरा साथ देते हैं। और कुछ भी काम करना हो तो मेरे से पहले शायद वो कदम आगे बढ़ाएंगे। जी जी जी। तो दर्शकों, जो परिवार का संयोग होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। चाहे आप कुछ भी काम करते हो, तो अगर आपका परिवार आपके साथ है तो आप बुलंदियों तक जो है वो ज़रूर पहुंच जाते हो। अनु जी, हम आपसे एक अब कविता की गुजारिश जो है वो करेंगे। जो कविता आपने लिखी हो और बाद में आपने खुद पढ़ के ऐसा लगा हो कि यार ये चीज़ मैंने लिखी हुई है, कोई ऐसी कविता। जी, एक कविता है जो मुझे कभी कभी खुद ऐसे अपने आप में मुझे बोलूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा अपनी लिखी हुई पसंद है। जी। तो वो मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन जी, देख कर कोई ही बात नहीं, सुनाऊंगी। कोई बात नहीं, आप आराम से। जी दर्शकों, मैं बता दूं कि कई बार जो इंसान ऐसे काम कर लेता है जो खुद भी विश्वास कर पाना जो है वो असंभव हो जाता है। तो ऐसी ही कविता अब अनु अत्री जी हमें जो है वो सुनाने जा रही हैं। जी अनु जी। ये कविता थी थोड़ा सा समुंदर। जी ये कविता मैंने कैसे लिखी थी वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो गोवा में गई हुई थी। जी जी तो जी उसने क्या किया, वहाँ से लाइव किया हुआ था। जी तो वो बीच पे थी तो खेल रही थी, तो मेरे दिमाग में अचानक से ये कविता दिमाग में आ गई और मैंने पेन डाउन कर जी ली। कविता थी कि जब कभी तुम खुले आसमान के नीचे अपनी बाहें फैलाए दूर तलक लहरों के बीच जाओगे, तो कुछ लहरें मुट्ठी में बंद करके मेरे लिए लेते आना और थोड़ा सा समुंदर लेते आना। झूमती लहलहाती लहरें जब कभी तुम्हारे कदम चूमेंगी,
रेत पर चलते चलते जब कोई सीप तुम्हारे नंगे पाँव से टकराएगी तो मेरे लिए उस सीप के मोती लेते आना। शाम ढले जब सूरज अपनी किरणों से रंग बिखराए, समुंदर आईना हो जाए, आसमान झुककर देखे खुद को उस आईने में और अपनी लाली छोड़ जाए उसके स्तर पर। रंगों भरी वो शाम मेरे लिए लेते आना, समुंदर लहरें मोती मेरे लिए लेते आना। जी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही गहराई वाले शब्द जो हैं वो इस कविता में अनु अत्री जी ने यूज़ किए हैं। अनु अत्री जी, हमने सुना है कि आपने एक ग्रुप बनाया है जिसमें कि ज़्यादातर जो हैं वो लेखक हैं और नए लेखक हैं। ये किस पर्पज़ से बनाया गया और कब आपको लगा कि अब ये ग्रुप इस तरह का बनाना चाहिए? जी हमारा एक फेसबुक ग्रुप है और एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, जी रजिस्टर लिटरेरी सोसाइटी है हमारी। जी। तो ये ग्रुप हमने बनाया था कोई 2018 में। ये किस नाम से बना था? ये कलमकार द राइटर्स ग्रुप। जी तो ये 2018 में हमने बनाया था। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये लिखने वालों के साथ ही ऐसा होता है, कोई भी फील्ड हो जी वहाँ पे जो पुराने लोग होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ अच्छे लोग भी होते हैं लेकिन मैक्सिमम आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो नहीं चाहते कि आप भी आगे बढ़ो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जब मैंने लिखना स्टार्ट किया और लोग मुझे पढ़ना सुनना ऐसे पसंद करने लगे। जी जी जी। तो मुझे जो जहाँ पे मैं थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मैं भी किसी, जो मैंने अपनी शुरुआत की थी वो किसी ग्रुप के साथ ही की थी। कोई 6 महीने मैं उस ग्रुप में रही थी। जी तो 6 महीने में मुझे जो नाम, मतलब कि मुझे लगता है लोगों को सालों लग जाते हैं, मुझे 6 महीने में लोग पहचानना शुरू कर गए थे। तो वहाँ पे हुआ यूँ कि मुझे वहाँ पे बिल्कुल ऐसे दबाने की कोशिश की गई। मेरी जो पोस्ट, मैं अगर फेसबुक पे ही लोग हमें पढ़ते हैं और कोई जी मंच जी तो जी। सबसे बड़ा मंच तो फेसबुक ही है हाँ, इस टाइम, सोशल मीडिया ही है ठीक इसमें। है। तो वहाँ पे मेरी पोस्टें अप्रूव नहीं की जाती थी। जब मैं उनको पूछती कि भाई अप्रूव क्यों नहीं की, क्या रीज़न है, क्या गलती है, तो मुझे बताइए ना। तो वो मुझे कोई अपनी गलती बताते थे और यही मैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते थे। तो ठीक है, जब मुझे वहाँ पे बहुत कुछ हुआ जो मैं बातें बता नहीं सकती आपको, जी लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बुरा दौर भी था वो। जी लेकिन मुझे लगता है उस बुरे दौर से मुझे काफ़ी कुछ मिला कि मुझ में इतनी हिम्मत आई कि मुझे लगा कि मेरे जैसे और भी बड़े सारे लोग होंगे। जी तो मैंने इस ग्रुप की शुरुआत की जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत नए लोगों को दी जाए। जी तो हमारा ये ग्रुप है जो कलमकार द राइटर्स ग्रुप, इसमें मैक्सिमम नए लिखने वाले हैं। और हमने इस ग्रुप में आके एक, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, एक ये नई उड़ान करके हमने एक किताब निकालना शुरू की थी। ये अभी तक इसके 2 एडिशन आ चुके हैं, तीसरा अभी मार्च में आ जाएगा। जी। अनु जी, अगर कोई नया लेखक है, अगर वो आपके ग्रुप में शामिल हो जाता है तो होना चाहता है, तो उसके लिए क्या टर्म एंड कंडीशनें रहेंगी? क्या कोई फ़ीस वगैरह कुछ? नहीं नहीं, अभी तक तो कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर किसी को लिखने का शौक़ है तो जी हमारे साथ जुड़े, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। इसमें ये है कि हमने, जो मैंने आपको बता रही थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ नए लेखकों की हमने कविताएं पब्लिश की थी, हिंदी और डोगरी में, जो कि उधमपुर क्या, जम्मू कश्मीर के किसी भी ज़िले में ये ऐसी शुरुआत और नहीं हुई थी। किस तरह का मंच जो है वो आप इनको प्रदान करते हो जो नए लेखक रहते हैं? जी मुशायरे वगैरह या कुछ जी इस तरह बिल्कुल, का? हम महीने में हमारी एक मासिक गोष्ठी होती है जी जिसमें हम नए और पुराने दोनों लोगों को बुलाते हैं, मतलब जितने जो भी आना चाहें। जी एक खुला इनविटेशन होता है, जो भी आना चाहे हम एक इनविटेशन डाल देते हैं तो लोग आते हैं और हमारे साथ जुड़ते भी हैं। अब उनकी कविताएं भी, एक लेखक को क्या चाहिए, किताब में उसकी कविताएं पब्लिश हो। द राइटर्स ग्रुप यही मंच नए लिखने वालों को प्रदान करता है। नए लिखने वाले ज़रूरी नहीं है कि जिनकी एज कम हो। कई बार ऐसा होता है कि कोई सीनियर्स होते हैं, रिटायर हो गए होते हैं, तो लिखने का शौक़ होता है जी लेकिन जी काफ़ी टाइम से लिखा नहीं होता है, झिझक जी होती जी है, जी तो वो भी हमारे साथ, काफ़ी लोग ऐसे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। तो दर्शकों, कहने का अर्थ ये है कि जो कलमकार ग्रुप है उसमें आप अगर लिखते हो, किसी भी उम्र में हो, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और इनकी जो है वो बुक भी पब्लिश होती है इस ग्रुप के माध्यम से और मंच भी प्रदान जो है वो किया जाता है। अनु अत्री जी, हमने सुना है कि आपकी बहुत सारी किताबें जो हैं वो भी पब्लिश हुई हैं, तो कौन कौन सी किताबें हैं और अगर हमारे दर्शक उनको पढ़ना चाहें तो वो किस मंच से उन किताबों को जो है वो खरीद सकते हैं? जी, मेरी पहली किताब
जो पब्लिश हुई थी पलक बरखाब, कविताओं की किताब जी। थी। और जी दूसरी किताब जी। ये पलक बरखाब ये थी, ये किस ईयर में हुई थी? ये 2019 में। जी और दूसरी किताब जो मेरी इंडिविजुअली थी वो थी बेख्याली, जो इसी साल 2022 में मैंने पब्लिश कराई थी। और बाकी मैगज़ीन वगैरह में जब नई उड़ान जैसे हमारी अपनी ग्रुप की एक किताब है, इसमें पब्लिश होती रहती हैं। जी। अनुअत्री जी, क्या आप सिर्फ हिंदी में ही लिखते हो या डोगरी या किस किस लैंग्वेज में जो है वो आप लिखते हो? जी, मैं हिंदी और डोगरी दोनों में लिखती हूँ। तो क्या अब डोगरी में कोई कविता हमारे दर्शकों को सुनाएंगे? जी बिल्कुल, मैं एक कविता अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही लिखी थी, फॉर्मेलिटी करके, उसका नाम था फॉर्मेलिटी। जी कि रोन गए दियो ए फॉर्मेलिटी आले चक्कर, जी रोन गए दियो ए फॉर्मेलिटी आले चक्कर, में कुसा करना औंदियां नहीं ते कुसे दियां में चलोंदियां नहीं। जी अज दे टाइम कौन अपना होंदा, अज दे टाइम कौन अपना होंदा, हर कोई अपने गै दुखें गी रोंदा, ते रिश्तेदारियां च भी चलदी खाली टक्कर, रोन गै दियो ए फॉर्मेलिटी आले चक्कर। बहुत ही खूबसूरत शब्द। मैं फिर से कहूँगा कि जितनी अच्छी पकड़ इनकी हिंदी के ऊपर है, उतनी ही अच्छी पकड़ जो है वो डोगरी के ऊपर भी इनकी है। अनुअत्री जी, अगर बात की जाए आने वाले समय में, तो किस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके जो है वो हमारे दर्शकों को देखने को मिलेंगे? जी, आने वाले समय पर अगले साल हमारी ग्रुप की ओर से, कलमकार दा राइटर ग्रुप की ओर से 5 किताबें अप्रैल तक शायद कंप्लीट हो जाएं। अप्रैल तक 5 तो किताबें आने वाली हैं। इन किताबों में जितने भी मतलब मिक्सअप जो है वो राइटर रहेंगे? जी हाँ, एक्चुअली इनमें से कुछ एक किताब जो है मैं भी उसको ओपन नहीं करूँगी। वो किताब हमारी इंटरनेशनल एक कनाडा से हमारे एक साथ एक मेंबर जी जुड़े जी हुए जी। थे, वो उनकी किताब है, तो उन्होंने सारा काम हमारे ग्रुप को ही सौंपा था। एक हमारे सांबा वाली साइड से हैं, वो भी जी कलमकार ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, एक उनकी किताब आ रही है। और 2 हमारे अपने यहीं के मेंबर हैं, और एक मेरी अपनी किताब आ रही है कहानियों की। जी जी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अनु अत्री जी जो हैं वो गज़लें भी लिखती हैं और बहुत ही खूबसूरत इनकी गज़लें होती हैं। अनु अत्री जी, हमने सुना है कि आपकी एक गज़ल जो है वो रिलीज़ भी हो चुकी है। कौन सी गज़ल है? जी, उस गज़ल का नाम था फरियाद। जी तो वो हमने शूट किया था, वीडियो सॉन्ग बनाया था उसके ऊपर, जी जी। तो काफ़ी लोगों ने तो पसंद ये भी किया। किसने गाई है गज़ल? जी, ये गज़ल गाई थी जम्मू के हैं असीम शर्मा जी, उन्होंने गाई थी ये। जी तो इस पे एक्ट किया था श्रियंका और साहिल जम्बाल, जो हमारे उधमपुर के ही हैं। जी और इसको डायरेक्ट किया था जम्मू से पंकज खजूरिया जी ने। जी। अगर दर्शक इस गज़ल को देखना चाहें तो वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके जी, देख सकते हैं? अगर मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस गज़ल को देखें, ये कलमकार प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप कलमकार प्रोडक्शन चैनल खोलेंगे और फरियाद सर्च करेंगे तो आपको ये गज़ल दिख जाएगी। क्या अब आने वाले समय में और भी गज़लें जो हैं वो आपकी इस तरह से वीडियोग्राफी होके दिखेंगी? जी बिल्कुल, कोशिश तो यही है। तो दर्शकों, ये थे हमारे सवाल। अब कुछ सवाल जो हैं अनु अत्री याद जी को चाहने वाले जो हैं उन्होंने भी हमें भेजे हुए हैं। अब जो हम इनसे सवाल जानेंगे ये हैं जनता के सवाल। तो अनु जी, क्या आप तैयार हो जनता के सवालों के लिए? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जीत सिंह जी सांबा से लिखते हैं, मैम मैं लेखक कैसे बन सकता हूँ? कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको अपना करके मैं लेखक बन सकता हूँ? क्या नाम बताया इन्होंने? जी, इनका नाम है जीत सिंह। जीत सिंह जी, लेखक बनने के लिए मुझे लगता है कि लेखक जो होता है ना, वो बना नहीं चाहता, वो ऑलरेडी लेखक होता है, बस उस लेखक को बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। और लेखक बनने के लिए आप अगर अपनी डेली लाइफ का भी एक पेज लिख देंगे अपनी डायरी में, जी तो मुझे लगता है कि एक दिन वो डायरी भी भर जाएगी, और मुझे लगता है कि आपकी एक कहानी तक बन जाएगी और बन गए आप लेखक। लेखक बनने के लिए हमें किसी की भावनाओं को समझना पड़ता है पहले, क्योंकि जब तक हमारे अंदर भाव नहीं होंगे किसी को लेकर, तो हमारी कविता अगर हम लिख भी देंगे तो उस कविता में भाव नहीं आएंगे, वो सिर्फ एक लफ्ज़ रहेंगे, कविता नहीं बनेगी। जी मतलब कि लिखने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है मेरे हिसाब से, वो एक भाव है, जी फीलिंग्स। जी जब जी तक वो आपके अंदर हैं तो आप लेखक हैं। जी।
तो ये अजीत सिंह जी से सांबा से ये टेक्निक जानने की कोशिश कर रहे थे और अनु अत्री जी ने बताया कि ऐसी कोई टेक्निक जो है वो नहीं होती है, वो आपके भीतर के भाव होते हैं जो शब्दों में आपके पेज पर उतर के आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अपना जवाब जो है वो मिल गया होगा। तो अगला सवाल जो आपसे मैम पूछ रहे हैं वो है मोहम्मद रफ़ीक जी, जो कि रामबन से हैं। इन्होंने जानने की कोशिश की कि मैम मैं उर्दू में गज़लें और शेर लिखता हूँ, पर मेरी कला जो है वो मेरे यारों दोस्तों और परिवार तक ही सीमित है। मैम कैसे मुझे कोई मंच मिले ताकि मैं अपनी कला को लोगों तक पहुंचा सकूं और नया कुछ जो है वो सीख सकूं। मोहम्मद रफ़ीक जी, अगर आप उर्दू में गज़लें लिखते हैं तो मुझे लगता है कि गज़ल उर्दू के बिना अधूरी होती है जी। तो लिखने के लिए सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो एक सोशल मीडिया है। अगर आप सोशल मीडिया पे हो जी। तो उसके अलावा भी सोशल मीडिया तो हो गया एक ऑनलाइन, जिस पे हज़ारों लोग आपको पढ़ते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ऑफलाइन इसका होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो ऑफलाइन अगर आप किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं जी। आपको कोई मंच मिल जाएगा। तो मैं ये कहूँगी कि हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, कलमगार द राइटर्स ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, आपको एक अच्छा मंच भी मिलेगा और लोग आपको पहचानेंगे भी। जी। तो मोहम्मद रफ़ीक जी, आपको जो है मुझे लगता है कि आपको अपना जवाब जो है वो मिल गया है, क्योंकि मैम ने पहले भी बताया कि उनका एक ग्रुप है कलमकार के नाम से, जिसमें जितने भी नए लेखक जो हैं उनको वो एक मंच प्रदान जो है वो करते हैं। तो आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हो, आपको खुला न्योता जो है वो है। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैम ये जो सवाल है काफ़ी लोगों का ये सवाल है और बहुत ही संवेदनशील सवाल है, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी के ऊपर ये सवाल डिपेंड करता है। ये है राकेश कुमार जी मजालता से, ये पूछ रहे हैं आपसे कि अगर मैं, शायद ये लिखते हैं तभी ये पूछ रहे हैं, अगर मैं बाय प्रोफेशन लेखक बनता हूँ तो क्या ये सही रहेगा? इनके कहने का अर्थ है कि क्या फाइनेंशली तरीके से अगर ये सही होगा ये फ़ैसला। राकेश कुमार जी, मैं अब इस सवाल का, आपने सवाल ही बड़ा ऐसे क्रिटिकल पूछा है, लेकिन लेखक बाय प्रोफेशन भी बन सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो लक होता है हमारा, क्योंकि बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन वही बात है कि एक अच्छा मंच या किसी अच्छे इंसान की नज़र जब तक उसके ऊपर नहीं पड़ेगी तब तक आप उसको प्रोफेशन चूज़ करना मुझे लगता है सही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इसको साइड बाय साइड रखिए, अच्छा लिखते हैं तो लिखते रहिए, उसको गाइए, वीडियो सॉन्ग बनाइए, जिससे ये होगा कि आपके जो लफ्ज़ हैं लोगों तक पहुँचेंगे। तो हो सकता है किसी अच्छे सुनने के वाले के पास पहुँच जाए आपके लफ्ज़, तो आपको अच्छा ब्रेक मिल जाए। लेकिन इसको प्रोफेशन बनाना मुझे नहीं लगता कि सही रहेगा। आपके कहने का अर्थ है कि बाय प्रोफेशन नहीं, साइड पे अगर करते हो इसको तो आप एक ऐसे शौक के तौर पे रख सकते हैं। और यही शौक कई बार होता है कि हमारा वही बोलते हैं ना कि कोई किस्मत का दरवाज़ा कोई खुल जाए तो खुल जाए, नहीं तो बड़े सारे शायर लेखक जो अपनी किताबें, बस वही गज़लें अपनी किताबों में पढ़ी हैं तो खुद पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि इसके लिए मुझे लगता है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने वीडियो सॉन्ग वगैरह बनाओ जिससे लोग सुने ज़्यादा से ज़्यादा। जी राकेश जी, आपको अपना जवाब मिल गया होगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप इसको कमर्शियल साइड ले जाते हो, जैसे कि आजकल वीडियो सॉन्ग बन रहे हैं वो आप लिखते हो, कहानियाँ लिखते हो, मूवी कोई लिखते हो, तो आप इसमें सर्वाइव कर सकते हो। अदरवाइज़ सिर्फ कविताएं या कुछ ऐसा करते हो तो वो आप शौक़ तक ही सीमित जो है वो रखो। तो ये थे मैम हमारे दर्शकों के सवाल, जनता के सवाल। पर ये थे वो जनता जो आपको पसंद करती है, पर शरीफ जनता थी, शरीफ सवाल थे। पर कुछ जो आपके चाहने वाले हैं कुछ शरारती भी रहते हैं, तो उनके कुछ उल्टे पुल्टे सवाल भी हमें। अब हम इस इंटरव्यू के बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है उल्टे पुल्टे सवाल। तो मैम सबसे पहले जो सवाल है ये हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं, नाम फ़िलहाल अब हम नहीं बताएंगे अपने दर्शकों का। तो ये सवाल है, आजकल जो आपके पतिदेव हैं वो गाने गा रहे हैं, कविताएं सुन रहे हैं, गज़लें सुन रहे हैं ताकि होम मिनिस्टर यानी कि आपको खुश किया जा सके और बदले में जो है वो उनको अच्छा अच्छा खाना जो है वो मिल सके,
क्या कहेंगे इस पे? जी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको गाने का शौक़ है, इसलिए गाते हैं और मैं भी कभी-कभी उनका साथ देती हूँ। गज़लें हाँ, कभी-कभी मुझे खुश करने के लिए मेरी गज़लें भी गाते हैं। और एक खाना बनाने की बात तो सच बताऊँ तो मेरे पति जब घर में होते हैं तो मैक्सिमम खाना वही बनाते हैं और मुझे अच्छा खाना खाने को मिलता है। तो जवाब बिल्कुल उल्टा रहा है। अनु अत्री जी, हम बता दें आपको कि ये हमारे दर्शक हैं, ये बहुत ही शरारती हैं, और पर मैं आपको बता दूं कि ये सब जो हैं ये आपके प्रशंसक हैं। तो अब अगला सवाल जो है ये पूछा है, अनु जी कभी कभी आप लिखने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हो कि आपको खाना बनाना ही भूल जाता है, जिसके बदले में आपको जो है वो परिवार की डांट सुननी पड़ती है, बच्चों की नाराज़गी जो है वो भी सहन करनी पड़ती है। तो ये किस हद तक सही है? अ, क्या कहूँ मैं इस बारे में, काफ़ी हद तक सही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन होता कुछ अलग तरीके से है कि मुझे जो लिखने का शौक़ है वो मैक्सिमम मैं लिखती रात को हूँ जी। एकांत में, जब कोई शोर शराबा नहीं होता। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी लिखने में रात को 2-3 भी बज जाते हैं, जिसकी वजह से सुबह मेरी नींद नहीं खुलती। जी जी। और उस वजह से मुझे डांट पड़ जाती है कि आप रात रात भर लिखते रहते हो और सुबह आपको खाना बनाने में लेट हो जाता है, बच्चों को कभी कभी स्कूल में लेट हो जाता है लेट उठने की वजह से। जी। तो कभी कभी पड़ जाती है डांट। तो थोड़ी सी नाराज़गी हो जी जाती हाँ, है। थोड़ी थोड़ी नाराज़गी सहन करनी पड़ती है कभी कभी। तो मुझे लगता है कि ये जो दर्शक हैं इनको इनका जवाब जो है वो मिल गया होगा। हमने भी अक्सर देखा है कि जो लेखक रहते हैं जब वो लिखने में व्यस्त हो जाते हैं तो उनको जो है वो टाइम का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही गहराई में सोच के फिर हमारे लिए इतने सुंदर शब्दों को जो है वो माला में पिरोकर पेश करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है वो बहुत ही शरारती से मुझे लगता है ये हमारे व्यूअर हैं, इन्होंने पूछा है, औरतों के ताने। मैम, जैसे हमने अक्सर देखा है कि औरतों के आपस में जो ताने रहते हैं वो रहते हैं, जैसे कि कोई अमीर औरत रहेगी तो उसके लिए वैसा ताना रहेगा। अब जबकि आप एक लेखक हो तो ये हमारे दर्शक आपसे पूछ रहे हैं कि आपको जो किस तरह के ताने पड़ते हैं। जैसे कि मान लो आप किसी पार्टी में गए हो और औरतें आपस में बातें कर रही हैं, तो वो कहती हैं कि जिस तरह की गज़लें ये लिखती हैं ऐसे गज़लों को तो मैं तड़का लगा के खा जाती हूँ, क्या लेखिका है ये। तो ऐसे तो क्या कहेंगे इस पे? कुछ इस तरह के ताने होते जी हैं सच में? हाँ, जी बिल्कुल होते हैं। किस तरह का ताना आपको अभी तक सुनने को मिला? बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि पहले तो लोग बोलते हैं ये बड़ी गमगीन गज़लें लिखती है, पता नहीं क्या गम है इसको, क्या करती रहती है, ये क्या काम पकड़ के बैठी है, जी इस जी तरह जी के। जी। लेकिन सुनती हूँ, बुरा भी लगता है, लेकिन वो तानों का जवाब अब तानों से देना मुझे लगता है सही नहीं है। तो मुझे लिखने के लिए और टॉपिक मिल जाता है, तो जी मैं जी अपने उन्हीं तानों को सोच के कुछ और लिख देती हूँ, उन तानों का जवाब लिख के ही दे देती हूँ। जी। तो कहने का अर्थ है कि ताने जो हैं वो पड़ते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल हर घर से जुड़ा हुआ है। हमने देखा है कि अक्सर जो है पति पत्नी की नोक-झोंक हर घर में ही होती है, और मैम आपके घर में भी ये नोक-झोंक जो है वो होती होगी। और जब आपके जो पति देव हैं उनको गुस्सा आता है तो वो गाने के ज़रिए अपना गुस्सा जो है वो व्यक्त करते हैं, और बदले में आप जो है वो उनका गज़लों के ज़रिए जो है वो जवाब देते हो। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। कभी कभार ऐसा होता है कि देखो नोक झोंक तो हर घर में चलती है और ये ज़रूरी भी होती है। ये शब्दों में लड़ाई होती है या फिर गाने और गज़लों में, जैसे कि हमारे व्यूअर ने नहीं, पूछा है? कभी कभी ऐसा होता है कि वो उनके मुंह से ही कोई हो सकता है कोई कविता बन जाए तानों के तौर पे, या फिर मैं कोई पुराना गाना, एक्चुअली अभी आपको बताती हूँ, रिसेंटली हमारी ऐसे ही ताना ऐसे नोक-झोंक हो रही थी तो वो रूठ गए मेरे से। अब मैं सोचूंगी मनाऊं कैसे इनको। जी जी जी। तो फिर मैंने एक गाना लगा दिया कि अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाऊंगा। तो ऐसे जो पुराने गाने होते थे तो सुन के अपने आप ही हंसी आ जाती है, और बस। तो मतलब ये जो है ये सही है आपके बारे में। तो अब जो अगला सवाल है, बेसिकली ये सवाल नहीं है, एक दर्शक ने हमारे अपील की है आपसे मैम।
तो इन्होंने कहा है कि ये शायर लोग जो होते हैं ये बड़े उदास से रहते हैं। सही में हमने भी सुना है कि बहुत ही उदासी भरे से चेहरा जो होता है वो बना के रखते हैं, और वैसे ही कुछ ये लिखते हैं। तो सर मुझसे कहा है, मैम के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल जो है वो सजा दो प्लीज़, इस शो पे इन्हें भी हंसा दो। तो सबसे पहले आप थोड़ी सी स्माइल जो है वो बिखेर दीजिए। और मैं कहना चाहूँगा कि हंसी तो मैम को पहले ही आ चुकी है, और स्माइल जो है वो इन्होंने जो है था हमारा सबसे इंटरेस्टिंग जो सेशन, उल्टे पुल्टे सवाल। मैं कुछ बोल सकती हूँ इस सवाल के बारे में? जी जी कहिए। ये सवाल मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम आप उदास क्यों हो, ये क्यों हो। तो मैं आज सबके सामने ये एक बात बताना चाहूँगी कि मैं उदास नहीं रहती हूँ। एक्चुअली मेरी शक्ल ही ऐसी है कि मैं क्या करूँ, मतलब मैं कोई फ़ोटो खिंचवाऊँगी अपने आप में स्माइल करूँगी, लेकिन जब वो देखूँगी तो उसमें स्माइल होती ही नहीं है। तो कुछ लोग इसे मासूमियत भी कहते हैं, कुछ लोग उदासी कहते हैं। अब अपना अपना नज़रिया है, लेकिन मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि मैं एक बहुत ही खुश मिजाज रहने वाली एक औरत हूँ। वो अब यही कहूँगी कि शक्ल ही ऐसी है। बाबा जी रोते क्यों हो, क्या करें, शक्ल ही ऐसी है। जी जी जी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि मैं उदास नहीं रहती हूँ। जी, तो अनु अत्री जी ने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया, और इन्होंने कहा कि जो लेखक रहते हैं जब वो लिखते हैं तो वो उनकी दुनिया जो है वो एक अलग दुनिया रहती है। जब वो संसारिक अपने पारिवारिक दुनिया में रहते हैं तो वो वैसे ही रहते हैं जैसे सारे सामान्य लोग जो हैं वो रहते हैं। ये थी अनु अत्री जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें इनसे हुई, और बहुत कुछ जो है वो जानने को हमें जो है वो मिला है। और हम आखिर में इनका जो है वो दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतना कीमती समय जो है वो हमें दिया। और अब इस इंटरव्यू की जो अंत है वो हम एक शेयर से जो है वो करेंगे, और वो शेयर है कुछ इस तरह से। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें शत तक जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें शत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। अब मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसके साथ ही अब मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।